तो कार्बन फैमिली को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। तो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में देखो, एक तो वाटर गैस याद रखना, एक प्रोड्यूसर गैस याद रखना और एक कोल गैस याद रखना, और इनका कंपोजिशन कि इनमें क्या होता है। तो जो वाटर गैस होती है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। अब नहीं भी याद हो तो मैं हिंट आपको देता हूं, इसको हिंदी में बोलते हैं भाप अंगार गैस। भाप यानी वाटर हो गया अपने पास, तो जब भाप को अपन अंगारों के ऊपर से यानी कार्बन के ऊपर से गुजारते हैं, तो जब कार्बन के ऊपर से भाप जाएगी यानी कार्बन प्लस H2O, तो कार्बन प्लस H2O रिएक्शन करके कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जोड़ दिया जाएगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और ये H2 बाहर निकल गया अपने पास। तो इन दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर है वो कहलाएगा वाटर गैस। इसी तरह से प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, और जो कोल गैस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड H2CH4 और CO2 इनका मिक्सचर है। इनका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। अब अपन बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड्स की। सब ऑक्साइड का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड के अंदर अपने पास जितने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं उसके सापेक्ष ऑक्सीजन एटम्स की संख्या अपेक्षाकृत कम हो तो उनको अपन बोलते हैं सब ऑक्साइड्स। तो कार्बन का सब ऑक्साइड का मतलब हो गया अपने पास कि कार्बन के हिसाब से जितने ऑक्सीजन होने चाहिए थे उतने ऑक्सीजन एटम्स की संख्या नहीं है, उसकी बजाय कम है। ये अपने पास से मेलोनिक एसिड है, और मेलोनिक एसिड को यदि आपने P4O10, देखो P4O10 को याद रखना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देंगे तो ये इसका डिहाइड्रेशन कर देगा और हमारे पास C3O2, याद रखना C3 3C और 2O, C3O2 ये एक सब ऑक्साइड बन जाएगा और ये H2O बाहर निकल गया। इसकी शेप नेट में पूछी हुई है, C3O2 की शेप होती है, तो याद रखना ये लीनियर शेप का होता है अपने पास। स्टेबिलिटी हालांकि काफी कम टेम्परेचर पे है, और रूम टेम्परेचर पे क्या होने लगता है अपने पास जो C3O2 है वो पॉलीमराइज होने लगता है येलो सॉलिड में। जो कार्बन का सब ऑक्साइड है वो एक ही स्टेबल है C12O9, याद हो तो कर लेना वरना ये जरूर याद रखना आप। अब अपन बात करते हैं सिलिकेट्स की। देखो दो वर्ड आते हैं, एक सिलिकेट्स और एक है सिलिकॉन्स। तो याद रखना सिलिकेट्स में तो सिलिकॉन के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स जुड़े होंगे। ये क्या याद रखना है, सिलिकॉन के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हों और कुछ नहीं जोड़ना, तो वो अपने पास सिलिकेट्स होते हैं। और जब सिलिकॉन के ऑक्सीजन के साथ साथ एल्काइल ग्रुप भी जुड़े हुए हों तो उन्हें हम सिलिकॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले अपन सिलिकेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट का 95% पार्ट है वो किसका बना हुआ है, विशेष रूप से सिलिकेट्स का। तो ये सिलिकेट मिनरल्स हैं, उसमें एल्यूमिनो सिलिकेट्स, क्ले, सिलिकाज, ये सब हैं। कहने का मतलब सिलिकेट से मिलके बनी हुई है 95%। तो यहां पर अर्थ क्रस्ट का मतलब इस तरह से समझिए जैसे हमारे बॉडी की स्किन है ना, वैसे पृथ्वी की ये स्किन है जो अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं। तो उसका जो 95% भाग है वो किसके द्वारा बना हुआ है, वो सिलिकेट्स के द्वारा बना हुआ है। सिलिकेट्स को और डिफाइन कर रखा है कि ऐसे कंपाउंड्स जो या तो डिस्क्रीट SiO4-4 या 4- भी लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो वाली यूनिट रखें, या फिर इनका कॉम्बिनेशन मिलता हो तो उनको अपन क्या कहते हैं, सिलिकेट्स। यानी आपको सिलिकॉन के सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ने हैं, ऑक्सीजन एटम्स जोड़ने हैं। ये जरूर याद रखना, अगर आपके पास SiO4-4 यूनिट्स 2 या 2 से ज्यादा हैं तो कभी भी 2 यूनिट के बीच में 2 कॉमन ऑक्सीजन एटम नहीं आएंगे, ये याद रखना है। हाँ, 2 के बीच में एक ऑक्सीजन एटम तो कॉमन होगा, लेकिन 2 सिलिकॉन के बीच में कभी भी 2 ऑक्सीजन एटम्स कॉमन नहीं होंगे। यानी इस फॉर्म में कभी भी सिलिकेट्स अपने को नहीं मिलते, ये याद रखने वाली बात है। अब अपन सिलिकेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सिलिकेट्स के अंदर जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो दूसरे सिलिकॉन एटम से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर
इनको कई भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑर्थोसिलिकेट की। तो ऑर्थोसिलिकेट बहुत सिंपल सिलिकेट है। ये सिलिकॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम्स जुड़ जाएंगे और चारों के ऊपर क्या है अपने पास है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, ऑर्थोसिलिकेट। याद रखना, ऑर्थोसिलिकेट में जो सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं उन चारों के ऊपर क्या है अपने पास है, नेगेटिव चार्ज है। और आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लेना, जैसे ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसमें, ये अपने पास है सेंटर में जो मैंने पकड़ रखा है वो तो ऑक्सीजन है। बाकी आपको इसमें कितने पेन दिख रहे हैं, 4 पेन दिख रहे हैं। एक ऊपर की साइड में एक वाइट वाला और 2 साइड में पेन और दिख रहे होंगे आपको, ये देखो। तो जो मैंने पकड़ रखा है वो क्या है, वो है सिलिकॉन एटम, और बाकी ये 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये अपने पास जो डॉट्स है वो सिलिकॉन एटम है और इसके 4 अपन ने ऑक्सीजन एटम से जोड़ रखे हैं। तो ये 4 ऑक्सीजन एटम, ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 ऑक्सीजन एटम है और चारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बीच में क्या है अपने पास, बीच में अपने पास है सिलिकॉन एटम है। अब अपन पायरोसिलिकेट्स की बात करते हैं। जो ऊपर वाली यूनिट है ना, इन 2 को अपन जोड़ेंगे। तो 2 को जोड़ते देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर आ गई अपने पास, ये 2 सिलिकॉन और उनके बीच में अब एक कॉमन ऑक्सीजन एटम है। ये याद रखना, 2 के बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन एटम है अपने पास। अब चार्ज यदि अपने से पूछेगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी माइनस का 6 चार्ज आ जाएगा अपने पास, -6 आ जाएगा। और Si2 और O7, तो Si2O7 -6। तो इसके ऊपर चार्ज पूछा जाता है कई बार। तो ये तो पायरोसिलिकेट्स हो गए, जिनको अपन सोरोसिलिकेट्स भी कहते हैं या डाइसिलिकेट्स भी कहते हैं। ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ है Si2O7 -6। जनरली इनके ऊपर चार्ज पूछा जाता है, अपन इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं साइक्लिक और रिंग सिलिकेट की। तो साइक्लिक या रिंग सिलिकेट में या तो 3 यूनिट आती हैं या अपने पास है कितनी यूनिट आएंगी, 6 यूनिट आएंगी। तो जब अपने पास 3 यूनिट आती हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है अपने पास, और जब 6 यूनिट आती हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। याद रखना, इसका जनरल फॉर्मूला SiO3n-2n है। n का मान या तो यहाँ पे 3 होगा या यहाँ पे 6 होगा, इसके अलावा और नहीं होगा। ये याद रखना साइक्लिक सिलिकेट्स में। तो यदि n का मान अपन कितना रख दें, यहाँ पे 3 रख दें, तो 3 रखते ही सीधी सी बात है -6 चार्ज आएगा, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -6। और ये देखो मैंने -6 से लिखा है चार्ज। और अब इधर की बात करते हैं अपन, इस साइड में कितना चार्ज आएगा अपने पास, ये देखें। तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो जब n का मान 6 है अपने पास तो सीधी सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो -12 चार्ज हो गया अपने पास। तो इनको याद रखना साइक्लिक सिलिकेट में। अब साइक्लिक सिलिकेट में कई बार पूछ लेगा ये कि जो रिंग है वो कितने मेंबर रिंग है, तो जल्दबाजी में अपन 3 मेंबर रिंग बता देंगे, नहीं, ये कितने 6 मेंबर रिंग है, जिसमें 6 मेंबर रिंग में अपने पास क्या है, 3 तो सिलिकॉन एटम्स हैं, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं अपने पास रिंग में। तो ये याद रखना है। और जब ये आ जाए अपने पास Si6O12-12 कि कितने मेंबर रिंग है अपने पास, तो ये याद रखना, ये आप काउंट करोगे ना तो काउंट करते रहना, कितने आएगी अपने पास, ये 12 मेंबर रिंग आएगी। कितने मेंबर, 12 मेंबर, जिसमें 6 सिलिकॉन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में हैं। ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब अपन बात करते हैं चेन सिलिकेट्स की। तो चेन सिलिकेट्स 2 तरह के होते हैं, एक पायरोक्सिन्स और एक एम्फिबोल्स। तो जो पायरोक्सिन्स होते हैं वो बिल्कुल यो सिंपल चेन के रूप में होते हैं, एक ही चेन चलती है आगे। इसका भी जनरल फॉर्मूला वही है जो साइक्लिक सिलिकेट का था, लेकिन ध्यान रखना साइक्लिक सिलिकेट में या तो n का मान 3 था या 6 था। यहां n का मान 3 या 6 नहीं आएगा, कुछ और संख्या आएगी। जैसे यहां पर ये एक एग्जांपल लिया है अपन ने स्पोडोमीन का, जिसमें n का मान कितना है, 2। तो यदि n का मान 2 है तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, -4।
तो ये अपने पास पायरोक्सिन्स हैं, यानी सिंपल चेन सिलिकेट्स हैं। कई बार क्या होती है, ये चेन एक तो चली रही है, इसके पैरेलल चेन और चलती है और दोनों चेन आपस में जुड़ जाती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डबल चेन सिलिकेट्स। और डबल चेन सिलिकेट्स में क्या होगा, अपने पास चार्ज चेंज हो जाएगा। तो कई तरह के होते हैं। अब देखो डबल चेन जो चल रही है वो कहाँ तक चलती हैं, उसके अनुसार इनके ऊपर चार्ज आता है। जैसे Si2O5n-2n, ये भी हो सकता है। तो n का मान जितना भी आएगा अपने पास उसके अनुसार चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी हो सकता है Si4O11n-6n, ये भी हो सकता है Si6O17n-10n, और भी कुछ हो सकते हैं अपने पास। वो इन दोनों चेन्स की लंबाई के अनुसार अपने पास क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो ये याद रखना।